जब मैंने अपनी बेटी के नए घर का दरवाजा खटखटाया, अंदर से चप्पलों की घिसटने की हल्की आवाज आई। कुंडी खड़की, दरवाजा थोड़ा सा खुला और मेरी 26 साल की बेटी मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजनबी हूं। उसके हाथ में पोछा था, गले में फटा हुआ एप्रन, बाल ढीले जूड़े में बंधे, आंखों के नीचे काले घेरे। मैंने बहुत नरमी से कहा, मीरा बेटा, मैं हूं तुम्हारा पापा। उसने 1 सेकंड के लिए मेरी आंखों में देखा, फिर बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, डैड, मेरा तो कोई बाप ही नहीं है। आपको शायद गलत फ्लैट नंबर मिल गया है। उसी फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा था जो मैंने उसके लिए 3.25 करोड़ में खरीदा था। वही फ्लैट जो मैंने ये सोच कर लिया था कि ये मेरी बेटी का सपना है, उसकी आजादी है, उसका अपना घर है। और वो उसी घर में नौकरानी की तरह फर्श रगड़ रही थी। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने के बीचों बीच इंट रख दी हो। बेटा कहे, मैंने पापा को खो दिया, ये दर्द समझ आता है, पर जब आपकी अपनी बेटी आपकी आंखों में देखकर कहे, मेरा तो कोई बाप ही नहीं है, वहां शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। अगर आपके दिल में भी किसी बेटी, बहन या दोस्त के लिए थोड़ा सा डर बैठा है, तो ये कहानी पूरी सुनिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। दिल्ली से, मुंबई से, लखनऊ से या किसी छोटे से कस्बे से। आपका एक कमेंट किसी और को भी सच पहचानने में मदद कर सकता है। मेरा नाम डॉ. देव मिश्रा है। मैं दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में कार्डियक सर्जन हूं। जिंदगी भर मैंने दूसरे लोगों के दिल बचाए, पर मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरी अपनी बेटी का दिल कोई धीरे धीरे तोड़ रहा है। मेरी पत्नी की मौत तब हुई जब मीरा सिर्फ 16 साल की थी। उस दिन के बाद से वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी जिम्मेदारी, मेरी दोस्त, मेरा सब कुछ बन गई। हम दोनों ने मिलकर अपना छोटा सा परिवार बचाया। कॉलेज में उसने टॉप किया, फिर काउंसलिंग और साइकोलॉजी में मास्टर्स किया। मुझे गर्व होता था कि मेरी बच्ची दूसरों का दर्द समझती है, दूसरों को ट्रॉमा से बाहर निकालती है। जब उसने कहा, पापा, मैं दिल्ली से बाहर रहना चाहती हूं, गुरुग्राम में काम और घर दोनों होंगे, अपना स्पेस चाहिए, तो मेरे अंदर का बाप डर गया। पर डॉक्टर और दोस्त ने कहा, उसे उड़ने दो। उसी डर और प्यार के मिक्स से मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फैसला लिया। गुरुग्राम के एक पॉश सोसाइटी में 3.25 करोड़ का फ्लैट बुक किया। मैंने फैमिली ट्रस्ट बनाया, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, सब कुछ उसके नाम सेट किया, ताकि अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी कभी किसी के आगे हाथ न फैलाए। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ, मीरा ने ड्राइवे में ही मुझे गले लगाकर रोते हुए कहा, पापा, ये सब ज्यादा नहीं है क्या? मैंने हंस के कहा, नहीं बेटा, ये कम भी है। तूने जितना मेरे लिए किया, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। तब मुझे नहीं पता था कि उसी घर की चाबी एक दिन किसी और के हाथ में चली जाएगी। पहले 1 साल सब नॉर्मल था। रोज रोज वीडियो कॉल, पापा, आज क्लाइंट ने ये कहा, पापा, आज मैंने ये केस हैंडल किया। उसकी हंसी असली लगती थी, आंखों में चमक दिखती थी। फिर एक दिन उसने कैजुअल सा कहा, पापा, मेरे क्लिनिक में एक क्लाइंट के लिए एक वकील आता है, नाम है मानव, बहुत समझदार है, सब पेपर अच्छे से समझाता है, बड़ा केयरिंग है। मैंने सोचा, ठीक है, दोस्त होगा। धीरे धीरे उस दोस्त का जिक्र बढ़ने लगा। मानव ने यह सजेस्ट किया। मानव ने कहा, पापा, आप ज्यादा सोचते हैं। मानव कह रहा था कि आप मेरे ऊपर बहुत खर्च कर रहे हैं। मैं हंस के टाल देता था, पर मन के किसी कोने में हल्का सा खटका होता था। मीरा हमेशा से स्ट्रांग थी, पैसों और पेपर की समझ उससे बेहतर किसी की नहीं थी। फिर अचानक उसे हर चीज समझाने के लिए एक स्पेशल वकील क्यों चाहिए था? वीडियो कॉल कम होने लगे, पहले रोज, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर कभी कभी। जब भी कॉल करता,
अक्सर पीछे से किसी मर्द की आवाज आती, मीरा, जल्दी करो, हमें निकलना है। मीरा की आवाज भी बदल गई थी। वो पहले जो मजाक करती थी, खुलकर हंसती थी, अब हर शब्द सोच समझकर बोलती। कभी कभी लगता जैसे फोन पर कोई और भी उसकी बात सुन रहा है। एक रात उसने धीमे से कहा, पापा, आपको कभी कभी सीने में दर्द होता है क्या? आप हमेशा इतना काम करते हैं, मुझे डर लगता है। मैंने इसे बस प्यार समझा। बोला, अरे मैं डॉक्टर हूं, खुद का ध्यान रख लूंगा। मुझे पता नहीं था कि कोई उसके जरिए मेरी मेडिकल हिस्ट्री भी क्वाइटली कलेक्ट कर रहा है। मीरा का जन्मदिन आने वाला था। मैंने सोचा, इस बार मैं बिना बताए जाऊंगा, बिल्कुल फिल्म की तरह। पापा अचानक दरवाजे पर, बेटी की आंखों में सरप्राइज और खुशी। मैंने अपनी ओटी की शेड्यूल चेंज की, सुबह की फ्लाइट ली और सीधे गुरुग्राम की सोसाइटी पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पहचाना। बोला, साहब, बहुत दिन बाद आए, मैडम तो कम ही दिखती हैं। मैं हल्का सा चौंका, पर तब भी दिमाग ने अलार्म नहीं बजाया। फ्लैट के बाहर पहुंचकर मैंने घंटी बजाई। अंदर से झाड़ू पोछे की आवाज, फिर चप्पलें घसीटते कदम। दरवाजा खुला। सामने मेरी मीरा थी, पर जैसी मैंने सोचा था वैसी नहीं। बाल बेतरतीब, गले में पुराना एप्रन, हाथों में डिटर्जेंट से सुगड़ी हुई त्वचा, आंखों में कोई चमक नहीं। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाला हूं। जी, किससे मिलना है? उसने पूछा। मैं हक्का बक्का रह गया। मीरा, पगली, ड्रामा मत कर, मैं हूं, पापा। उसने सिर थोड़ा तिरछा करके बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, मेरा तो कोई बाप ही नहीं है। आप शायद गलत फ्लैट पर आ गए हैं। जिस बेटी ने अपनी मां के जाने के बाद मेरा हाथ पकड़कर कहा था, पापा, हम दोनों एक दूसरे का परिवार हैं, वही आज कह रही थी कि उसका कोई बाप नहीं। मेरी आवाज गले में अटक गई। मीरा, ये क्या बोल रही हो? मैं ही तो हूं। तभी पीछे से एक आदमी आया। करीने से इस्त्री की हुई शर्ट, चेहरे पर मीठी सी मुस्कान, आंखों में अजीब सी ठंडक। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर कहा, कोई प्रॉब्लम है क्या? मीरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, यह आदमी कह रहा है कि ये मेरे पापा हैं। उसने मुझे सहानुभूति वाली नजर से देखते हुए कहा, देखिए, मीरा के पिता ने उसे सालों पहले छोड़ दिया था। आप शायद किसी और को ढूंढ रहे हैं। वो अब अपने पास्ट से किसी तरह का कांटेक्ट नहीं चाहती। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने मीरा की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर तो सख्ती थी, पर उसकी आंखों के बिल्कुल अंदर, बहुत गहराई में, मुझे एक सेकंड के लिए डर दिखा। वो डर जो कोई बच्चा तब महसूस करता है जब वो किसी के बंद कमरे में फंसा हो और बाहर का रास्ता न दिख रहा हो। वो सेकंड इतना तेज था कि अगर मैं डॉक्टर न होता तो शायद उसे मिस कर देता। उसने तुरंत नजर फेर ली, चेहरे पर फिर वही ठंडी एक्टिंग। पर मेरा दिल कह रहा था, ये मेरी बेटी की असली नजर नहीं है, ये किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। उस आदमी ने अपना नाम बताया। मैं मानव हूं, मीरा का पति। आप अगर सच में कोई रिश्तेदार हैं तो कृपया उसके फैसले की इज्जत कीजिए। वो अपने पुराने रिश्तों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। पति? मीरा ने तो कभी शादी का जिक्र भी नहीं किया था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में लेकर दबा दिया हो। मैंने धीरे से कहा, यह घर मैंने खरीदा है, पेपर्स मेरे पास हैं। मानव की मुस्कान जरा भी नहीं टूटी। सर, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। नाम, रिश्ते, प्रॉपर्टी, सब। आप चाहे तो कोर्ट में चेक करवा सकते हैं, पर अभी के लिए प्लीज जाइए। मीरा ये सब नहीं झेल पा रही। दरवाजा धीरे धीरे मेरे सामने बंद हो गया। मैं कॉरिडोर में खड़ा रह गया, हाथ में सूटकेस, दिल में खालीपन। नीचे सोसाइटी के पार्क के बेंच पर बैठकर मैंने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मेरी कॉलेज की पुरानी दोस्त, अब हाई कोर्ट की वकील, एडवोकेट अनन्या शर्मा। अनन्या, मुझे तेरी मदद चाहिए। मेरी बेटी मुझे पहचान नहीं रही।
या शायद पहचान नहीं पा रही। और उसके साथ एक आदमी है जिसे देखकर मेरे अंदर से आवाज आ रही है, कुछ बहुत गड़बड़ है। अगले दिन सुबह मैं अनन्या के चैम्बर में बैठा था। उसने शांति से मेरी पूरी बात सुनी। घर, ट्रस्ट, मीरा की जॉब, मानव का अचानक आना, वीडियो कॉल्स कम होना, उसके बात करने का तरीका बदलना, दरवाजे पर कल की घटना। अनन्या ने लंबी सांस ली। देव, ये सिर्फ बच्ची बड़ी हो गई है, बाउंड्रीज बना रही है वाली बात नहीं लग रही। ये उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। मैंने ऐसे केस देखे हैं जहां कोई स्मार्ट आदमी धीरे धीरे लड़की का दिमाग, भावनाएं, पैसे और रिश्ते सब अपने कंट्रोल में ले लेता है। उसने अपनी अलमारी से 3 फाइलें निकालकर मेरे सामने रखीं। ये देख, पूजा, राधिका, नेहा, तीनों पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट, अपने परिवार से बहुत क्लोजस। फिर उनकी जिंदगी में एक एक करके ऐसे ही समझदार, केयरिंग, लॉयर टाइप आदमी आए। पहले प्यार, फिर प्रोटेक्शन, फिर सलाह, फिर कंट्रोल, और अंत में प्रॉपर्टी ट्रांसफर, बैंक अकाउंट्स खाली और परिवार से कट ऑफ। पैटर्न एक जैसा है। मेरा गला सूखने लगा। तू कहना क्या चाहती है अनन्या? सिंपल, संभावना यह है कि मीरा भी किसी ऐसे ही जाल में फंसी है, और अगर हम जल्दी नहीं हिले तो वो आदमी तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम्हारी पूरी लाइफ सेविंग्स भी गायब कर सकता है। मैंने मेज पर रखी फाइलों को ऐसे देखा जैसे ये मीरा के भविष्य की झलक हो, पर मीरा तो साइकोलॉजिस्ट है। वो खुद लोगों को मैनिपुलेशन से निकलने में हेल्प करती है। वो खुद कैसे फांस सकती है? अनन्या ने सीधे मेरी आंखों में देखा। देव, इसीलिए तो ऐसे लोग उन्हें चुनते हैं जो खुद को स्ट्रांग समझता है। वो सबसे लेट समझता है कि उसके साथ गड़बड़ हो रही है, और ऐसे शिकारी को ये चैलेंज पसंद आता है। उसने अपना कंप्यूटर घुमाकर मुझे कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड्स दिखाए। देख, तुम्हारे नाम पर जो गुरुग्राम वाला फ्लैट है, उसकी रजिस्ट्री डिटेल्स। स्क्रीन पर एक नया नाम दिखा, मीरा मिश्रा कपूर, और साथ में एक जॉइंट ओनरशिप का एंट्री। ये कैसे हो सकता है? मैं ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। ये तो मेरे साइन के बिना। खाम देव, ये अभी ऑनलाइन एंट्री है। हमें असली कागज देखने होंगे। बहुत बार फर्जी साइन, दबाव में साइन करवाना या बिना पढ़े साइन करवाना, ये सब होता है। तुम मीरा के साइन को सबसे अच्छी तरह जानते हो, है ना? अचानक मेरी यादों में उसकी छोटी सी कॉपी घूम गई। वो जब बच्ची थी, मीरा लिखते लिखते एम को हमेशा थोड़ा बड़ा और घुमावदार बनाती थी। उसके साइन की एक अपनी स्टाइल थी। हाँ, मैंने धीरे से कहा, अगर किसी ने उसके साइन कॉपी किए हैं तो मैं पकड़ लूंगा। उसी दिन अनन्या हमें रजिस्ट्री ऑफिस और बैंक दोनों जगह लेकर गई। रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क ने अनमने ढंग से फाइल निकाली। मीरा के नाम वाला गिफ्ट डीड और फिर एक जॉइंट ओनरशिप डीड जिसमें नया नाम मीरा मिश्रा और मानव कपूर लिखा था। नीचे साइन थे मीरा के नाम के साथ एक सिग्नेचर, जो दूर से देखो तो बिल्कुल वही, पर पास से देखो तो उसमें वो जान नहीं थी। स्ट्रोक अजीब सा सीधा, एम का घुमाव अलग, पेन की दबाव लाइनें टेढ़ी मेढ़ी। मैंने कांपते हाथों से पेपर पकड़ा। ये उसके साइन नहीं है, ये कोई कॉपी है जो मेरी बेटी को इतना अच्छे से जानता है कि उसकी राइटिंग तक इमिटेट कर सके। बैंक में हमने ट्रस्ट अकाउंट की डिटेल निकलवाई। कुछ बड़े बड़े ट्रांसफर पिछले 2 महीने में हुए थे, जिसमें से 2 अकाउंट पूरी तरह न्यू थे। नाम किसी एम कपूर और एम एस कंसल्टेंट्स के। अनन्या ने भौहें चढ़ाईं। देव, ये अब सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं है, ये साफ साफ फाइनेंशियल क्राइम लग रहा है। हमें तुरंत कोर्ट से इंटरिम प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। मतलब? मैंने पूछा। मतलब, उसने बहुत साफ हिंदी में कहा, ताकि मेरे जैसा डॉक्टर भी समझ जाए। हमें कोर्ट से ये ऑर्डर लेना होगा कि जब तक सच्चाई क्लियर ना हो, तुम्हारी बेटी की प्रॉपर्टी
और ट्रस्ट के पैसे कोई नहीं हिला सकता, वरना ये आदमी कल सुबह तक सब बेचकर अकाउंट खाली करके मीरा के साथ या बिना मीरा के कहीं भी गायब हो सकता है। उसी शाम अनन्या ने फैमिली कोर्ट में इमरजेंसी एप्लीकेशन फाइल कर दी। उसने मुझे हर लाइन सिंपल शब्दों में समझाई। हम जज से बस इतना कह रहे हैं कि देखिए, एक बाप ने अपनी बेटी के लिए प्रॉपर्टी और पैसे छोड़े थे। अब अचानक एक आदमी आया, शादी, कागज, साइन, इन सब के नाम पर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले रहा है। बेटी का व्यवहार भी अचानक बदल गया है। यहां इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, जब तक जांच पूरी ना हो, पैसे और प्रॉपर्टी सेफ रहें। अगले दिन सुबह हम कोर्ट पहुंचे। छोटा सा रूम, सामने जज साहिबा, सामने हमारी कुर्सियां, दाहिनी तरफ दूसरी पार्टी की। मेरी तरफ अनन्या खड़ी हुई, दूसरी तरफ मानव के लिए एक स्लिक सा दिखने वाला वकील बैठा था, आंखों में वही घमंड जो ऐसे लोगों की आंखों में होता है जो सिस्टम को खेल समझते हैं। अनन्या ने जज के सामने हमारा केस रखा, बिना भारी अंग्रेजी के, सिंपल पर मजबूत। उसने घर का रजिस्ट्रेशन, बैंक स्टेटमेंट, मीरा की अचानक पर्सनालिटी चेंज और मेरी कल वाली मुलाकात सब एक धागे में पिरोकर बताया। फिर उसने वो साइन वाला पेपर आगे बढ़ाते हुए कहा, माई लॉर्ड, डॉक्टर देव इस सिग्नेचर को देखकर कह रहे हैं कि ये उनकी बेटी के नेचुरल सिग्नेचर नहीं है। हम फॉरेंसिक के लिए भी भेजेंगे, पर अभी के लिए कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कोई भी नई सेल, ट्रांसफर या विड्रॉल रोकी जाए। दूसरी तरफ वाला वकील तुरंत खड़ा हो गया। माय लॉर्ड, ये सिर्फ एक ओवर प्रोटेक्टिव पिता हैं, जिन्हें ये बात हजम नहीं हो रही कि उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है, शादीशुदा है, अपना फैसला खुद ले सकती है, प्रॉपर्टी जॉइंट कर दी तो क्या हुआ, भारत में हर रोज होता है। जज ने कुछ देर तक दोनों की बातें सुनी, फिर उन्होंने कुछ कागज देखे, मेरे पुराने ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स, मीरा की क्वालिफिकेशंस, उसकी जॉब, मेरे बैंक रिकॉर्ड। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, अभी इस स्टेज पर हम ये नहीं कह सकते कि बेटी पर दबाव है या नहीं, पर इतने बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अचानक बिहेवियर चेंज को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिटेल्ड इंक्वायरी नहीं हो जाती, प्रॉपर्टी और ट्रस्ट अकाउंट पर स्टे रहेगा। कोई सेल, कोई ट्रांसफर नहीं होगा। साथ ही पुलिस को निर्देश है कि ये इंश्योर करे कि लड़की सेफ है और उससे अलग से बात की जा सके। मेरे दिल से जैसे थोड़ा बोझ उतर गया। कम से कम अब वो आदमी रातों रात सब बेचकर भाग नहीं सकता था। कोर्ट के बाहर अनन्या ने मेरा कंधा थपथपाया। पहला कदम हो थपा के एक्स पैक्स पे गया देव, पर हमें जल्दी करना होगा। ऐसे लोग पैसे से ज्यादा अपनी पकड़ खोने से डरते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनका खेल पकड़ा जा रहा है, तो वो या तो भाग जाते हैं या और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन से एक इंस्पेक्टर हमारे साथ जुड़ गया। नाम था राजीव वर्मा। उसने ड्यूटी की आंखों से नहीं, इंसान की आंखों से मुझे देखा। डॉक्टर साहब, मैंने खुद ऐसे 2 केस देखे हैं। लड़कियां घरवालों के खिलाफ गवाही तक दे देती हैं क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह घुमा दिया जाता है, पर एक चीज हमेशा कॉमन होती है, आंखों के अंदर छुपा डर। अगर वो डर मैं आपकी बेटी की आंखों में देख पाया तो समझ लीजिए हम सही रास्ते पर हैं। कोर्ट से सीधा हम तीनों, मैं, अनन्या और इंस्पेक्टर राजीव, गुरुग्राम के उसी सोसाइटी की तरफ निकले। इस बार हमारे साथ कोर्ट का ऑर्डर था। गार्ड ने हमें ऊपर जाने दिया, शायद पुलिस की यूनिफॉर्म देखकर। फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर इंस्पेक्टर ने जोर से दस्तक दी। पुलिस, दरवाजा खोलिए। अंदर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर कुंडी घुमा, दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने फिर वही आदमी, मानव। आज भी परफेक्टली प्रेस की हुई शर्ट, पर चेहरे पर थोड़े टेंशन की हल्की रेखाएं।
इंस्पेक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने मीठी, ऑलमोस्ट रिहर्स टोन में पूछा। हमें मीरा से मिलना है, राजीव ने सख्ती से कहा। वो ठीक नहीं है, रेस्ट कर रही है, मानव ने जवाब दिया। ये फैसला अब आप नहीं करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर है। अनन्या ने फाइल खोलकर पेपर उसके सामने किया। मानव ने पेपर पर एक नजर डाली, फिर हल्का सा हंसकर बोला, आप लोग ना हर चीज को ड्रामा बना देते हैं। परिवार की प्राइवेट प्रॉब्लम को कोर्ट कचहरी में घसीटना, मीरा को इससे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तभी अंदर से एक तेज आवाज आई, पहले जैसे बर्तनों के गिरने की, फिर एक लड़की की चीख, कौन है बाहर? मानव, क्या हो रहा है? मेरे पैर अपने आप अंदर की तरफ बढ़ गए, पर राजीव ने हाथ से संकेत किया, मैं आगे चलूंगा। हम सब अंदर आए। हॉल चमचमाता हुआ साफ था, हर कुशन अपनी जगह पर, हर चीज ऑलमोस्ट अननेचुरली परफेक्ट। पर किचन की तरफ से रोने की हल्की आवाज आ रही थी। कुछ सेकंड बाद मीरा किचन से बाहर आई। उसके हाथ में सफाई का कपड़ा था, बाल फिर से ढीले, आंखें सूजी हुईं। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसने चीख कर कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि आप मेरी जिंदगी से चले गए हैं, आप फिर क्यों आए हैं? उसके शब्द नुकीले थे, पर उसकी आवाज में एक अजीब सा कांप था। मीरा बेटा। मैंने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। वो तुरंत पीछे हट गई, जैसे मैं उसे मारने आ रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, देखिए ना, मानव ने तुरंत बीच में आकर कहा। यही आदमी है जो इसे मेंटली टॉर्चर करता है, बचपन से कंट्रोल करता आया है और अब भी इसके पैसों पर हाथ रखना चाहता है। हमने तो बस जॉइंट प्रॉपर्टी की ताकि ये सुरक्षित रहे। इंस्पेक्टर राजीव ने मीरा की तरफ देखा। मैडम, आप ठीक हैं? आपको हमसे अकेले में बात करनी है? मुझे किसी से बात नहीं करनी, मीरा ऑलमोस्ट चिल्लाई। मैं अपने पति के साथ खुश हूं। मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं समझा, हमेशा अपने हिसाब से चलाया। अब जब मैं खुद फैसले ले रही हूं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके शब्द शायद उसके नहीं थे, पर तीर की तरह मेरे सीने पर लग रहे थे। मैं कुछ बोल पाता, उससे पहले राजीव की नजर उसके हाथों पर पड़ी। उसकी कलाई पर हल्के हल्के नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़कर खींचा हो या रस्सी बंधी हो। ये निशान कैसे लगे, मैडम? राजीव ने सीधे पूछा। मीरा ने झट से अपनी आस्तीन खींचकर निशान छुपा लिए। मैं गिर गई थी, सिंक के पास फिसल गई। कुछ नहीं हुआ। मानव ने तुरंत बात पकड़ी। जी हां, परसों थोड़ा फिसल गई थी, हमने डॉक्टर भी दिखाया। ये वैसे ही सेंसिटिव हैं, जल्दी निशान पड़ जाते हैं। राजीव के चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है कि हम आपकी सेफ्टी चेक करें और आपसे अलग से बात करें। अगर आप चाहें तो हम आपके पति से कुछ देर के लिए बाहर चलने को कह सकते हैं। मीरा की आंखों में आधा सेकंड के लिए कुछ चमका, जैसे राहत और उम्मीद एक साथ। पर उसी पल मानव ने उसका कंधा पकड़कर हल्का सा दबाया। बहुत सटल, पर एक ट्रेन्ड पुलिस वाले की नजर से छुप नहीं सकता था। मीरा, तुम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हो, उसने नरमी से कहा, पर उसकी उंगलियों का दबाव मैं यहां से देख सकता था। इन लोगों को जो भी सवाल करना है मेरे सामने ही करें। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मीरा ने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों का डर मुझे साफ दिख रहा था। वो बोली, नहीं, मुझे अकेले में बात नहीं करनी। अगर ये लोग फिर से मेरे पापा की तरफ हो गए तो, अगर ये मुझे मानने के लिए फोर्स करने लगे कि मैं गलत हूं, ओनली मानव अंडरस्टैंड्स मी, बाकी सब मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके मुंह से निकले हर शब्द में मुझे उसी आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी जो कल दरवाजे पर खड़ा था, जैसे किसी ने मेरी बेटी के ब्रेन में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया हो। अनन्या ने धीरे से कहा, मीरा,
हम यहाँ तुम्हें कंट्रोल करने नहीं आए हैं। हम बस ये देखना चाहते हैं कि तुम सच में सेफ हो। तुम अगर कहो तो हम तुमसे अलग रूम में सिर्फ 2 मिनट बात करेंगे। कोई कुछ मजबूर नहीं करेगा। मीरा की आंखें डोल रही थीं। मेरे और मानव के बीच, इंस्पेक्टर और अनन्या के बीच। अंदर कहीं उसकी असली मीरा शायद पैर पटक कर कह रही थी, सच बोल दे। पर ऊपर बैठा हुआ डर उसका मुंह बंद कर रहा था। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, उसने आखिर में कहा। आप लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पापा, आप हमेशा से ऐसे ही रहे हो। जो आपको सही लगे वही सबके लिए सही। अब मुझे भी नहीं जीने देंगे। ये झूठ था, बिल्कुल सफेद झूठ। मैंने अपनी पत्नी को हमेशा सिर पर बिठाया, मीरा खुद ये जानती थी। पर आज वो वही बातें दोहरा रही थी जो कोई और उसे रोज रोज समझाता रहा था। इंस्पेक्टर राजीव ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, उसने कहा, हम आपका बयान नोट कर लेते हैं कि आप अपने पति के साथ खुद की मर्जी से रह रही हैं। लेकिन मैडम, अगर कभी आपको लगे कि आप सेफ नहीं हैं कुछ की, तो बस 100 या 112 डायल करना। नाम याद रखिए, इंस्पेक्टर राजीव वर्मा। मैं खुद आऊंगा। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस दीवार की तरफ देखती रही। मुझे लगा जैसे वो अंदर से किसी इनविजिबल रस्सी से बंधी हो। जाते जाते मैंने एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, बहुत गहराई में, जहां कोई शब्द नहीं पहुंचते। मुझे वही पुरानी मेरी मीरा दिखी, वो जो छोटी थी तो डर लगने पर मेरे कमरे में आकर कहती थी, पापा लाइट बंद मत करना। फर्क बस इतना था कि इस बार वो लाइट मैं नहीं, कोई और बंद कर रहा था, और मेरे पास बहुत कम समय था उसे फिर से जलाने के लिए। फ्लैट से बाहर निकलते हुए मेरे मन में एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। मेरी बेटी मुझे नफरत की नजरों से नहीं देख रही, वो डर की नजरों से देख रही है। और जो इंसान किसी बेटी को उसके सगे बाप से इस हद तक डरा दे, वो सिर्फ गलत इंसान नहीं, किसी शिकारी से कम नहीं होता। आगे जो होने वाला था वो मेरे लिए एक पिता और एक डॉक्टर दोनों की परीक्षा थी। फ्लैट से नीचे उतरते उतरते मेरे पैर जैसे पत्थर के हो गए थे। बाहर की धूप तेज थी, पर अंदर मैं बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। गाड़ी में बैठते ही मैं फूट पड़ने वाला था, पर अनन्या ने बहुत शांत आवाज में कहा, देव, अभी टूटने का टाइम नहीं है। हमें दिमाग ठंडा रखना होगा। ये आदमी सिर्फ भावना से नहीं, दिमाग से भी खेलता है। इंस्पेक्टर राजीव ने भी स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए कहा, एक बात पक्की है, आपकी बेटी आपको नफरत से नहीं देख रही, वो डर से देख रही है। और जब डर इतना गहरा हो जाता है कि बच्चा अपने बाप को भी दुश्मन समझने लगे, तो समझिए सामने वाला खिलाड़ी बहुत पुराना है। थाने लौटकर राजीव ने अपने सिस्टम में कुछ डेटा डालना शुरू किया। आपने कहा था ये खुद को वकील बताता है, मानव कपूर, है ना? उसने कीबोर्ड क्लिक करते हुए पूछा। हाँ, मैंने थकी हुई आवाज में कहा। रियल एस्टेट और लीगल पेपर का बड़ा एक्सपर्ट बनता है। कुछ मिनट बाद राजीव की भौहें सिकुड़ गईं। अजीब है, बार काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसने क्लाइंट के पेपर्स में लिखा है वो किसी और के नाम पर है, और जिस कॉलेज से ये कहता है कि उसने लॉ किया, वहां उस साल इस नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अनन्या ने फौरन पकड़ लिया। मतलब इसकी आइडेंटिटी ही डाउटफुल है। आइडेंटिटी या तो चोरी की हुई है या फेक। राजीव ने गंभीरता से कहा, इसका आधार, पैन सब क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर ये सच निकला तो मामला सिर्फ घरेलू झगड़ा नहीं रहेगा, सीधा साइबर और इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जाएगा। उसी शाम अनन्या ने मुझे अपने ऑफिस फिर बुलाया। मेरी आंखें रात भर की जाग से लाल थीं। उसने मेरे सामने चाय रखी और बोली, देव, मैं तुझे कुछ बातें सिंपल हिंदी में समझाती हूं जो हमने बहुत केस में देखी हैं। हो सकता है तू पहले से जानता हो, पर अभी तेरे दिल कदम दोनों कांप रहे हैं तो दिमाग बीच में फंसा है। मैंने थकी मुस्कान से कहा,
बोल, मैडम वकील जी। पहली बात, उसने उंगली उठाकर कहा, ये जो मीरा बार बार बोल रही है कि पापा कंट्रोलिंग थे, पापा ने कभी मम्मी को चैन से नहीं जीने दिया, ये उसके दिल की आवाज नहीं, किसी और की क्लास नोट्स हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे नया हिस्ट्री लिखते हैं, पुराने मेमोरी की जगह अपनी कहानी फिट करते हैं। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। दूसरी बात, उसने कहा, जब विक्टिम अंदर से टूटने लगे तो वो उसी इंसान को पकड़ लेती है जो उसे तोड़ रहा होता है, उसे ही प्रोटेक्टर मानने लगती है। इसे बोलते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। बाहर से लगेगा ये लड़की पागल है, इतना मारने वाला, कंट्रोल करने वाला आदमी छोड़ क्यों नहीं रही, पर अंदर से उसको लगता है यही मेरा दुनिया में अकेला सहारा है। मेरे हाथ अपने आप मुट्ठी में बंध गए। और तीसरी बात, मैंने पूछा, तीसरी बात यह कि ऐसे लोग कभी एक ही शिकार नहीं रखते, पैटर्न रिपीट करते हैं, अलग अलग शहरों में, अलग नामों से। अगर राजीव सही है और इसकी आइडेंटिटी मिसमैच है तो ऑलमोस्ट पक्का मान कि ये प्रोफेशनल शिकारी है। और अगर ऐसा है तो हम अकेले नहीं हैं, पहले भी कोई ना कोई इसे पकड़ने की कोशिश कर चुका होगा, अनन्या ने कहा। उसी वक्त इंस्पेक्टर राजीव का फोन बजा। उसने कुछ देर हाँ हम कहा, फिर कॉल काटकर सीधे हमारी तरफ देखा। कंफर्म हो गया, उसने कहा। जिस नाम से ये बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है वो बंदा तो किसी और शहर में प्रैक्टिस करता है। इसके पास जो वोटर आईडी और आधार की कॉपी हैं वो भी मिसमैच हैं, यानी ये या तो किसी डेड आदमी की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा है या पूरी तरह नई फेक आइडेंटिटी बना रखी है। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। मतलब मेरी बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रह रही है जिसका असली नाम तक हमें नहीं पता। यही मतलब है, राजीव ने कहा। और एक बात और, हमने उसके फोन नंबर को ट्रेस किया है। पिछले कुछ महीनों में उसने कई ऐसे नंबरों पर बात की जो पहले एक दूसरे केस में भी दिखे थे। वहां भी लड़की की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी और फैमिली से कट ऑफ था। अभी डिटेल्स नहीं दे सकता, पर पैटर्न वही लग रहा है। अनन्या ने तुरंत कहा, तो फिर हमें तुरंत कोर्ट से और स्ट्रांग ऑर्डर लेना पड़ेगा। सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी पर स्टे नहीं, बल्कि इस आदमी के ऊपर सीधा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। मैं रात तक एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर दूंगी, उसने फाइल उठाते हुए कहा। पर देव, एक बात समझ, लॉ और सिस्टम की अपनी स्पीड होती है। ये आदमी अगर सच में प्रोफेशनल है तो जैसे ही उसे लगेगा कि उसका खेल पकड़ा जा रहा है, वो दो कामों में से एक करेगा, या तो भाग जाएगा या मीरा को कंप्लीटली आइसोलेट कर देगा। भाग जाए तो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। भाग जाए तो भी पकड़ा जा सकता है, राजीव ने कहा। पर अगर उसने मीरा को कहीं और ले जाकर और ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया तो फिर उसे वापस इमोशनली लाना और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें सिर्फ कानून नहीं, दिमाग भी इस्तेमाल करना होगा। उसी रात मैं अपने छोटे से रेंटेड फ्लैट में अकेला बैठा था। सामने मीरा की पुरानी फोटो, 8 साल की, स्कूल यूनिफॉर्म में, दोनों पोनीटेलें तिरछी, मुस्कान पूरी दुनिया जितनी बड़ी। मैंने उससे धीरे से पूछा, तू कहाँ खो गई मीरा? किसने तेरी आंखों की रोशनी चुरा ली? तभी मेरे फोन की स्क्रीन जली। अननोन नंबर। दिल ने एक पल के लिए उछाल मारी, मीरा। लेकिन जैसे ही मैंने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से वही स्मूथ, ठंडी, कॉन्फिडेंट आवाज आई, मानव। डॉक्टर साहब, सुना आपने आजकल काफी बिजी हैं आप। कोर्ट, पुलिस, वकील, सबको मेरी मैरिज में बुला लिया, उसने हंसते हुए कहा। मैंने दांत भींचकर कहा, तू जो भी हो, कानूनी भाषा में तुझे जो भी बोलेंगे, मेरे लिए तू सिर्फ एक चीज है, वो इंसान जिसने मेरी बेटी को मुझसे चुरा लिया। चुरा लिया? उसने नर्म अंदाज में कहा। नहीं डॉक्टर, मैं तो उसे वापस दे रहा हूं,
खुद को। आपने उसे पैसे के जाल में बांध रखा था, गिल्ट के धागे में लपेट रखा था। मैं बस उसे आजाद कर रहा हूं। मैंने फोन को स्पीकर पर रखा और तुरंत रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अनन्या की बात याद थी। ऐसे लोग अपनी ही कहानी में डूबकर सच बोल देते हैं, बस उन्हें बोलने दिया जाए। अच्छा, मैंने गुस्सा निगलते हुए कहा, आजादी कहते हो इसे? जिस घर में वो हक से क्वीन बनकर रह सकती थी, वहां उसे नौकरानी बना दिया। हर टाइम सफाई, हर टाइम जी। उसके हाथों के निशान मैंने खुद देखे हैं। ये सब प्यार है या जेल? आप हमेशा बाहरी चीजों पर अटके रहते हैं। डॉक्टर, उसने ऑलमोस्ट लेक्चर वाले टोन में कहा, मैं माइंड से काम करता हूं। आपने मीरा के लिए घर और पैसे तो दिए, पर उसे कभी चॉइस नहीं दी। उसकी हर बात में मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसे खुद को चुनने का मौका मैंने दिया। आपसे बस एक रिश्ता था, दबाव वाला। मुझसे एक रिश्ता है, डिपेंडेंसी वाला। और बिलीव मी, यही असली प्यार है। उसके मुंह से डिपेंडेंसी शब्द सुनकर मेरे भीतर आग लग गई। तो तू स्वीकार करता है कि तूने उसे अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया? ऑफ कोर्स, उसने शांति से कहा। हर इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है। अगर तुम किसी की टूटी जगह ढूंढ लो और उसे भरने की एक्ट कर सको, तो वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाता है। यही तो आर्ट है। पहले फैमिली को विलन बनाओ, फिर खुद हीरो बन जाओ। सिंपल। कमरे की दीवारें जैसे मेरे चारों तरफ सिमटने लगीं, पर मैं जो सुन रहा था वो सोने से ज्यादा कीमती सबूत था। और पैसे? मैंने खुद को स्टेडी करते हुए पूछा। ट्रस्ट से जो ट्रांजैक्शन हुए, नए अकाउंट, कंसल्टेंसी, वो सब भी आर्ट का हिस्सा है। वो हंसा। डॉक्टर साहब, आप दिल के सर्जन हो, मैं दिमाग का। आप पेशेंट से फीस लेते हो, मैं अपनी सर्विसेज के बदले सिक्योरिटी लेता हूं। अगर कोई लड़की अपने परिवार से निकली हुई है, टूट चुकी है, तो उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जिम्मेदारी कौन लेगा? ऑब्वियसली वही जो उसे नया लाइफ दे रहा है। अगर आपने अपनी बेटी को इतना समझदार बनाया होता, तो शायद आपको आज ये दिन न देखना पड़ता। तू खुद को समझदार समझता है ना? मेरी आवाज अब ठंडी हो गई थी। तो सुन, पुलिस को पता चल चुका है कि तेरी आइडेंटिटी झूठी है। दूसर के नाम और कागजों पर जिंदगी जीने वाला मर्द बहुत दिन छुप नहीं सकता। तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे पैटर्न के केस पहले भी हैं। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। डॉक्टर, आप हार्ट सर्जन हो, आपको पता होना चाहिए, जब पेशेंट पैनिक करता है तो ऑपरेशन टेबल पर सबसे ज्यादा गलती वही करता है। अभी तक मैं सिर्फ आपको बच्चों की तरह समझा रहा था, पर अगर आप मेरी शादी और मेरी वाइफ के साथ की जिंदगी में दखल देते रहोगे, तो मुझे भी एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपके दिल का हिस्ट्री मैं अच्छे से जानता हूं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेस, सही जगह पर एक छोटी सी दुर्घटना, लोग बोलेंगे इतनी एज में हार्ट अटैक होना कॉमन है। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मतलब तू सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, मुझे भी धमका रहा है। धमकी नहीं, रियलिटी चेक, उसने कहा। आपने खुद मीरा को बताया था ना कि आपके फैमिली में पहले भी हार्ट अटैक हुआ है। उसने मुझे सब बताया। डॉक्टर, सच ये है, अगर मैं चाहूं तो आपके लिए कल सुबह तक एक नाइस सा ओबिचुअरी अखबार में छप सकता है। और मीरा? वो रोते हुए यही बोलेगी, पापा हमेशा बहुत स्ट्रेस लेते थे। नोबडी विल डाउट। मैं कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। फिर मैंने धीरे से पूछा, मीरा इस सब के बारे में क्या सोचती है? मीरा सिर्फ इतना सोचती है कि आप जिंदा रहें, उसने जवाब दिया। इसीलिए वो मेरी हर बात मानती है। आपसे बात ना करना, फैमिली से कट ऑफ रखना, आपके खिलाफ बुरा बोलना, ये सब उसकी अपनी इच्छा नहीं, डर है। वो जानती है कि अगर उसने स्क्रिप्ट से बाहर कदम रखा तो सबसे पहले मैं आपको शूट करूंगा, उसे नहीं। इसीलिए वो आज भी मेरे साथ है, आपके खिलाफ बोलती है,
पर असल में आपकी जान बचा रही है। कितना प्यारा सैक्रिफाइस है ना। मेरे जिस दिल की वो बात कर रहा था, वही दिल एक पल के लिए सच में रुक सा गया। मैं इमेजिन भी नहीं कर पाया था कि मेरी बेटी मुझे बचाने के लिए खुद मेरे खिलाफ हथियार बन जाएगी। तो ये सब वो कल जो बोली कि मैं कंट्रोलिंग था, मैंने उसकी माँ को भी चैन से नहीं जीने दिया। ये सब मेरी लाइंस थीं। उसने आराम से कहा, उसके मुंह से निकलवा दी, ताकि वो खुद भी बिलीव करने लगे। जब कोई अपने बाप को खलनायक मान लेता है, तब उस बाप से दूर होना उसके लिए आसान हो जाता है, और तब वो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में आ जाता है। समझे डॉक्टर? प्यार नहीं, साइकोलॉजी। फोन अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैं इतनी क्लैरिटी से उसकी हर बात सुन रहा था कि जैसे वो सामने बैठे मेरे सामने कन्फेशन दे रहा हो। तू कहां पर है अभी? मैंने खुद को स्टेडी करते हुए पूछा। क्यों, मिलने आओगे? उसने हल्की हंसी के साथ कहा, रिलैक्स डॉक्टर, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि आपके घर के पास से बात करूं। बस इतना समझ लो कि जब तक आप कोर्ट और पुलिस की चक्कर काट रहे हो, मैं अगला प्लान सोच चुका हूं। आपकी बेटी हमेशा के लिए आपके हाथ से निकलने वाली है, और अगर आपने पीछा नहीं छोड़ा तो शायद आप भी। कॉल कट हो गई। कमरे में सन्नाटा था, पर मेरे दिमाग में उसका हर शब्द गूंज रहा था। मैंने फौरन रिकॉर्डिंग अनन्या और राजीव को भेजी। कुछ ही मिनट में दोनों मेरे फ्लैट पर थे। राजीव ने रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनी। ये आदमी पागल नहीं, बहुत कैलकुलेटेड है, उसने धीरे से कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि खुद को बहुत क्लेवर समझने वाले लोग ज्यादातर अपनी ही जुबान से फांसते हैं। यह प्योर कन्फेशन है कि उसने लड़की को फैमिली के खिलाफ ब्रेन वॉश किया, डिपेंडेंसी बनाई और आपको थ्रेट दी। पर इससे मीरा को कैसे बाहर लाएंगे? मैंने ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाते हुए पूछा। कानूनी तरीके से, अनन्या ने जवाब दिया, और इमोशनल तरीके से। ये रिकॉर्डिंग कोर्ट में तो काम आएगी ही, पर उससे भी ज्यादा ये मीरा को दिखाने के लिए काम आएगी। जब वो अपने ही रक्षक को ये कहते सुनेगी कि उसने उसे सिर्फ माइंड गेम का खिलौना बनाया, तब शायद उसके अंदर कुछ टूटेगा। राजीव ने साथ बैठी साइबर टीम से लोकेशन ट्रेस करवाई। अभी कॉल एक टावर से आया है जो एयरपोर्ट रोड के पास है। उसने स्क्रीन दिखाते हुए कहा, आईजीआई की तरफ की साइड। अगर ये भागने की प्लानिंग कर रहा है तो सबसे आसान रास्ता यहीं से बाहर निकलना है। पहले दुबई या बैंकॉक, फिर वहां से किसी ऐसे देश में जहां से एक्स्ट्राडिशन मुश्किल हो। मेरी सांस अटक गई। मतलब वो मीरा को लेकर देश से बाहर भागने वाला है? संभावना है, राजीव ने कहा, और अगर ऐसा है तो हमारे पास बहुत कम वक्त है। हम इमिग्रेशन को अलर्ट कर सकते हैं, पर जब तक उसके अगेंस्ट वारंट इशू नहीं होता, वो सिर्फ संदिग्ध पति है, वांटेड क्रिमिनल नहीं। हमें ये रिकॉर्डिंग और बाकी सबूतों के साथ तुरंत स्पेशल कोर्ट जाना पड़ेगा। चल। अनन्या खड़ी हो गई। अभी, अभी के अभी। वो रात जैसे दौड़ बन गई। हम सीधा एक ड्यूटी जज के घर गए, जैसा कि अर्जेंट मैटर्स में कभी कभी होता है। राजीव ने रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट, फेक आइडेंटिटी की रिपोर्ट और बैंक व प्रॉपर्टी वाले सबूत एक फाइल में रखकर जज के सामने रख दिए। मैं कोने में खड़ा था, हाथ जोड़े हुए, जैसे किसी मंदिर में प्रार्थना कर रहा हूं। जज साहिबा ने कुछ देर सब पढ़ा, रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से खुद सुने, फिर बहुत गंभीर आवाज में कहा, यह मामला ऑर्डिनरी डोमेस्टिक डिस्प्यूट से बहुत आगे जा चुका है। यहां साफ फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, आइडेंटिटी फ्रॉड और फिजिकल थ्रेट दिख रहा है। मैं अभी के अभी लुकआउट नोटिस और इमिग्रेशन अलर्ट का आदेश देती हूं। साथ ही लड़की की सुरक्षा के लिए अगर जरूरत पड़े तो पुलिस को उसे हस्बैंड से अलग प्रोटेक्ट करने का अधिकार भी रहेगा। ये सुनते ही मेरी आंखों में पहली बार हल्की नमी आई। जो उम्मीद की थी, सिर्फ दर्द की नहीं, पर हमारी राहत ज्यादा देर नहीं चली। आधे घंटे बाद राजीव का फोन फिर बजा। उसने कॉल उठाई।
कुछ सुना? और उसका चेहरा बदल गया। क्या हुआ? मैंने तुरंत पूछा। हमारे पास नई लोकेशन आई है, उसने कहा। उसका नंबर अब आईजीआई के अंदर से ट्रेस हो रहा है, इंटरनेशनल डिपार्चर एरिया। और उसने एक पॉज लिया। उसका फोन अभी बंद हो गया है। इसका मतलब बोर्डिंग या सिक्योरिटी के पास है। तो चलो ना। मैं लगभग चिल्ला उठा। अभी चलते हैं, अभी। हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हम निकल ही रहे हैं, राजीव ने कहा। पर एक बात समझ लीजिए, एयरपोर्ट के अंदर हमें भी हर चीज प्रोसेस से करनी पड़ेगी। इमिग्रेशन, सीआईएसएफ, सबको कोऑर्डिनेट करना होगा। आप चलिए, पर कोई इमोशनल स्टेप नहीं उठाइएगा जो मीरा को और डेंजर में डाल दे। रास्ते भर मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक तस्वीर घूम रही थी। मीरा किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठी है, विंडो से बाहर देख रही है, और मैं जमीन पर हाथ फैलाकर खड़ा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा। आईजीआई पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज गए थे। डिपार्चर गेट के बाहर एक अजीब सी रौनक के बीच घबराहट मिल गई थी। अनाउंसमेंट चल रहे थे, ट्रॉली खींचते लोग, रोता हुआ बच्चा, हंसते प्रेमी, सबके बीच मेरा दिल बस एक चेहरा ढूंढ रहा था। राजीव ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए इमिग्रेशन और सिक्योरिटी को अलर्ट किया। हमारे पास फ्लाइट डिटेल्स नहीं है, उसने मुझे समझाया, पर अगर ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर बोर्डिंग कर रहा होगा तो हम उसे रोके बिना नहीं छोड़ेंगे। बस थोड़ी प्रोसेस टाइम लगेगा। तभी मेरा अपना फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर मेरी सांस रुक गई। मीरा। हाथ कांपते हुए मैंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से धीमी, डरी हुई पर साफ आवाज आई, पापा। मेरी आंखों से अपने आप आंसू बह निकले। मीरा, तू कहाँ है? बेटा, बस बोल दे तू ठीक है, रेस्ट सब हम संभाल लेंगे। मैं एयरपोर्ट के वॉशरूम में छुपी हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो बाहर खड़ा है, बोर्डिंग का टाइम होने वाला है, पर मुझे आपको कुछ बताना है। मैं भी एयरपोर्ट का पहली पुरा की, जो शायद आपको तोड़ भी दे और बचा भी दे। क्या? मैंने कांपते हुए पूछा। क्या बात है मीरा? उसने एक लंबी, कांपती हुई सांस ली। पापा, आप ये मत सोचिए कि मैं आपको भूल गई थी। मैं सब जानती थी कि वो कौन है। मैं उसकी बंदी नहीं थी, मैं आपकी ढाल बनी हुई थी। मैंने उसके लिए नहीं, आपके लिए एक्ट किया। आप समझ भी नहीं पाए, पर मैं आपके लिए ही आपकी दुश्मन बनी रही। उसका ये वाक्य मेरी आत्मा तक उतर गया। सामने एयरपोर्ट का शोर था, पर मेरे कानों में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। मैं आपकी दुश्मन बनकर भी आपका साथ दे रही थी। पापा, आगे वो क्या कहने वाली थी? क्यों उसने इतने महीने तक चुप रहकर सब झेला? उस रात आईजीआई एयरपोर्ट के वॉशरूम में बैठी मेरी बेटी के पास कौन सा राज था, ये सब जानना अभी बाकी था। एयरपोर्ट के बाहर गाड़ियों की आवाजें, अंदर से आती अनाउंसमेंट, और मेरे कानों में मेरी बेटी की कांपती हुई आवाज, सब एक साथ चल रहे थे। मैं जैसे 2 जगह था, एक मेरे शरीर के साथ जो राजीव और अनन्या के पास खड़ा था, और दूसरा फोन की उस पतली सी लाइन के साथ जो सीधे वॉशरूम में छुपी मेरी बच्ची तक जा रही थी। मीरा, क्या कह रही है तू? मैंने किसी तरह शब्द निकाले। तू जानती थी वो कौन है, फिर भी उसके साथ? उसने मेरी बात काट दी। पापा, मैं सब नहीं जानती थी, पर इतना जरूर समझ गई थी कि वो खतरनाक है। मुझे सबसे पहले शक तब हुआ जब उसने आपकी फाइल्स देखी, आपकी रिपोर्ट्स, आपकी हार्ट की हिस्ट्री। उसके बाद जो भी बातें उसने मुझे आपके खिलाफ सिखाई, वो सब एक ही तरफ जाती थीं कि अगर मैंने आपको वापस एक्सेप्ट किया तो सबसे पहले आपको ही कुछ हो जाएगा। उसके हर शब्द के साथ मेरे अंदर गिल्ट का पहाड़ गिर रहा था। मैं खुद को ही कोस रहा था। तू इतना बड़ा डॉक्टर, इतना पढ़ा लिखा इंसान, तू कैसे नहीं समझा कि तेरी बेटी का हर कटु शब्द उसके अपने नहीं थे? पापा, मुझे जल्दी बोलना होगा, उसने घबराए हुए स्वर में कहा। उसने मुझे बताया कि उसके कुछ लोग हैं
जो एक्सीडेंट करा सकते हैं, दवाई में छेड़छाड़ कर सकते हैं। उसने कहा, अगर तुमने फैमिली से बात की, उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे पापा की धड़कन बंद कर दूंगा और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं हर बार जब फोन उठाती थी, आपकी आवाज सुनती थी, तो मुझे लगता था मैं आपकी काउंटडाउन देख रही हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, गला भर आया। तो बेटा, तूने जो कुछ भी बोला, जो कल घर पर, सब उसके डर से? हाँ पापा, उसने रोते हुए कहा। मैंने सोचा, अगर आपको बचाने का मतलब यह है कि मुझे दुनिया के सामने आपको बुरा कहना पड़े, तो मैं वो भी कर लूंगी। मैंने खुद को कहा, तू पापा की दुश्मन नहीं, उनकी ढाल बन रही है। पर अंदर से हर बार टूट जाती थी। जब भी मैं कुछ अच्छा आपके बारे में सोचती, वो मुझे सजा देता। तू फिर से पीछे जा रही है, मैं तेरे पापा को खत्म कर दूंगा। मैं बंद हो गई थी पापा, जैसे किसी ने अंदर से लाइट बंद कर दी हो। बाहर खड़े खड़े मेरी सांस रुकने लगी थी। मैंने दीवार का सहारा लिया। अनन्या ने मेरी तरफ चिंता से देखा, पर मैंने हाथ से इशारा किया, मैं ठीक हूं, बस सुनने दो। मीरा, मैंने धीरे धीरे हर शब्द संभालते हुए कहा, अब तू सच में अकेली नहीं है। ये सुन, तेरी वकील दीदी यहां है, इंस्पेक्टर राजीव यहां है, जज का ऑर्डर है, इमिग्रेशन अलर्ट है। वो अब पहले जैसा ताकतवर नहीं बचा। तू बस ये बता, वो अभी कहाँ है, किस गेट पर, और तेरे साथ कौन है? फोन के उस तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर मैंने वॉशरूम में किसी के दरवाजा पीटने की हल्की आवाज सुनी। मीरा फुसफुसाई, ये बाहर ही है, बार बार नॉक कर रहा है। फ्लाइट शायद दुबई की है या कहीं और, मुझे ठीक से नहीं दिखा, पर गेट नंबर 27 लिखा था बोर्ड पर। उसके साथ एक लड़की है, नाम मोनिका, शायद 27-28 साल की होगी। मैं उसके चेहरे में कल वाली अपनी ही झलक देख रही हूं, डर, कंफ्यूजन, और उसके मुंह से भी वही लाइंस निकल रही हैं जो कल मेरे मुंह से निकली थीं। मेरे मन में तुरंत हॉस्पिटल वाले अलार्म की तरह एक आवाज गूंजी, अगर अभी इंटरवीन नहीं किया तो एक और जिंदगी बर्बाद होगी। मीरा, तू वहीं छुपी रह, मैंने तेज आवाज में कहा। कोई हीरो बनने की कोशिश मत करना, कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं, बस दरवाजा बंद रख, फोन ऑन रख, और रोना मत बंद करना। अगर कोई अंदर आता है, उसे लगे कि तू बस पैनिक में है, प्लान नहीं बना रही, हम आ रहे हैं। मैंने फोन राजीव को पकड़ा दिया। गेट 27, दुबई साइड, वॉशरूम के अंदर वो है और बाहर वो। राजीव पहले से ही किसी फिल्म के क्लाइमैक्स मोड में था। उसने वायरलेस पर एक साथ कई इंस्ट्रक्शंस दी। CISF को पैच करो, इमिग्रेशन को बोलो, गेट 27 पर एक इंडियन मेल सस्पेक्ट, मिड 30 नाम, किसी भी नाम से ट्रैवल कर सकता है, पर पासपोर्ट फेस मैच अर्जेंट कराओ। साथ में एक यंग फीमेल भी होगी, उसे विक्टिम ट्रीट करना है, सस्पेक्ट नहीं। हम तीनों सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद रश में अंदर गए। मेरी एज, मेरा हार्ट, मेरी स्पीड, सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर बाप का दिल किसी प्रोटेस्ट को नहीं सुनता। गेट 27 के पास पहुंचते ही हमें पाहिए वाली सूटकेसों का झुंड, बोर्डिंग लाइन और बीच में नीली यूनिफॉर्म वाले सिक्योरिटी वाले दिखने लगे। CISF के 2 जवान पहले से अलर्ट खड़े थे। राजीव ने उन्हें साइड में जाकर जल्दी से सब समझाया। उनमें से एक ने सिग्नल किया, सर, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, पर अभी तक 2 पैसेंजर्स ने गेट क्रॉस नहीं किया, शायद वही हो। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। दूर से ही पहचान गया, वही चाल, वही इस्त्री की हुई शर्ट, वही शांत चेहरा, जैसे दुनिया में उससे ज्यादा सिविलाइज्ड आदमी कोई ना हो। उसके साथ एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी, आंखें बिल्कुल खाली, हाथ में पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, जैसे किसी ने उसे एक रोल पकड़ा दिया हो और वो बस वो रोल निभा रही हो। गेट के बगल में लेडीज वॉशरूम का डोर था।
मैं ऑलमोस्ट दौड़ते हुए वहां पहुंचा, पर एक महिला सीआईएसएफ गार्ड ने मुझे रोका। साहब, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी बेटी है अंदर, मैंने लगभग चीखते हुए कहा। कृपया, राजीव ने तुरंत कहा। मैडम, अंदर बस ये देखिए कि कोई लड़की फोन पर रोते हुए बैठी है, नाम मीरा है, उसे बाहर मत आने दीजिए, बस कंफर्म कर दीजिए कि वो सेफ है। गार्ड अंदर चली गई। उधर दूसरी ओर से 2 मेल गार्ड्स और राजीव धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे। वो शायद बोर्डिंग लाइन में आगे बढ़ने ही वाला था कि वायरलेस पर सुनाई दिया, कंफर्म, इनसाइड वॉशरूम एक गर्ल है, फोन पर है, नाम मीरा, बहुत रो रही है पर सेफ है। मेरे अंदर किसी ने दिया जलाया, वो जिंदा है, होश में है और इस बार डर के बावजूद हमारी तरफ है। राजीव ने एक गहरी सांस लेकर सीधा गेट के पास जाकर उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा। मानव कपूर, या जो भी तुम्हारा असली नाम है, जरा साइड में आइए। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर चेहरे पर ज्यादा घबराहट नहीं आई। ऑफिसर, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, उसने अंग्रेजी में शांति से कहा। मैं तो बस अपनी वाइफ और एक फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहा हूं। हाँ, वही वाइफ जिसका बाप अभी बाहर खड़ा है, और वही फ्रेंड जिसका फैमिली 4 महीने से उसे ढूंढ रहा है, राजीव ने सख्ती से कहा। चलो बात करते हैं। सीआईएसएफ ने उसका बोर्डिंग पास और पासपोर्ट ले लिया। उस लड़की, मोनिका, की आंखों में घबराहट दौड़ गई। वो एक पल के लिए ऐसे लगी जैसे भागने वाली है, पर उसकी नजर जैसे ही मेरी आंखों से मिली, वो वहीं फ्रीज हो गई। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि यहां सिर्फ उसका राजकुमार नहीं, कोई बाप भी खड़ा है जो अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है। वॉशरूम से मीरा बाहर आई, सीआईएसएफ की महिला गार्ड उसके साथ थी। वो दूर से ही मुझे देखते ही रोते हुए मेरी तरफ भागी, लेकिन फिर अचानक रुक गई, जैसे याद आ गया हो कि कहीं इससे किसी को ट्रिगर ना हो जाए। मैं खुद उसके पास गया, बस 2 कदम दूर रुककर खड़ा हो गया। मीरा, मैंने बस उसका नाम लिया। आई एम सॉरी। मैंने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया, शायद उतना कसकर जितना बच्ची होते वक्त भी नहीं लगाया था। माफी, तू मुझे मत बोल, मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। तूने जो किया वो मेरे लिए नहीं, मेरे खिलाफ नहीं, मेरे लिए था। तूने मुझे बचाने के लिए खुद को तोड़ दिया मीरा। मुझे माफ कर कि मैं इतना देर से समझ पाया। पीछे खड़े मानव ने ये सीन देखा तो उसके चेहरे पर पहली बार इरिटेशन साफ दिखा। उसने थोड़ा जोर से आवाज लगाई, मीरा, हनी, ये लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। याद है हमने कितनी थेरेपी की है, तुमने खुद कहा था कि तुम्हारे पापा। इससे पहले वो अपनी स्क्रिप्ट पूरी करता, राजीव ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। बस, बहुत थेरेपी हो गई, राजीव ने ठंडी आवाज में कहा। इतना बड़ा मनोचिकित्सक बना घूम रहा था तू, अब जरा खुद भी एक सेशन के लिए जेल चलना। वहां के लोग भी बहुत टूटे हुए होते हैं, देखना उन्हें कहां कहां से भर पाता है तू। इमिग्रेशन और पुलिस ने मिलकर वहां ही फॉर्मेलिटीज शुरू कर दी। उसके पास जो पासपोर्ट था वो किसी और के नाम पर निकला था। आइडेंटिटी फ्रॉड कंफर्म। उसके मोबाइल में कई फॉरेन नंबर्स, बैंक एप्स और फोल्डर के नाम दिख रहे थे। पूजा, लखनऊ, राधिका, मुंबई, नेहा, पुणे, और सबसे बड़ा फोल्डर, मीरा, गुड़गांव। मीरा ने कांपती उंगली से उस स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये सब वो सेशंस हैं पापा। हर सेशन रिकॉर्ड करता था, हर ब्रेकडाउन, हर रोना, ताकि बाद में अगर मैं कुछ बोलूं तो वो ये प्रूफ दिखा सके कि मैं अनस्टेबल हूं। राजीव ने मोबाइल तुरंत साइबर टीम को दे दिया। अब ये सब तुमसे सवाल पूछेंगे, उसने मानव से कहा। आज तक तू दूसरों की कमजोरियां रिकॉर्ड करता था, अब तेरा हर झूठ रिकॉर्ड होगा। वहीं एयरपोर्ट के एक छोटे से रूम में मीरा का बयान लिया गया। वो हर बात साफ साफ बता रही थी। कैसे शुरू में वो उसे बहुत समझदार लगा,
कैसे उसने धीरे धीरे घर साफ करवाना, खाना बनवाना, हर चीज में ओपिनियन देना नॉर्मल बना दिया। कैसे उसने कहा, अगर तुम काम पर जाती रहोगी तो तुम कभी हील नहीं कर पाओगी, और धीरे धीरे उसे जॉब से भी दूर कर दिया। फिर फाइनेंशियल कंट्रोल, फिर फैमिली से कट ऑफ, फिर थ्रेट्स। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैं एक्सपर्ट होने का ईगो लेकर चल रही थी। मीरा ने खुद एडमिटेड किया। मैं सोचती थी कि मैं तो दूसरों के केसेस हैंडल करती हूं, मुझे कोई कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। इसी विश्वास ने मुझे सबसे वल्नरेबल बना दिया। कुछ घंटों के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसी धाराएं लग चुकी थीं। मानव, या जो भी उसका असली नाम था, मानव अब सिर्फ हस्बैंड नहीं, पूरा क्रिमिनल सस्पेक्ट था। केस लंबा चला। इन्वेस्टिगेशन में निकला कि उसने अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से औरतों को टारगेट किया था। कहीं खुद को वकील बना, कहीं बिजनेसमैन, कहीं लाइफ कोच, कहीं स्पिरिचुअल गाइड। कई विक्टिम्स ने शुरुआत में गवाही देने से मना किया क्योंकि उनके अंदर अभी भी वही पुराना डर और गिल्ट था। शायद गलती हमारी ही थी। पर धीरे धीरे जब मीरा ने खुलकर अपनी कहानी बताई, सोशल मीडिया पर नहीं, कोर्ट रूम में, तो एक एक करके और भी औरतें आगे आईं। उन्होंने वही पैटर्न बताया। पहले दुनिया का सबसे केयरिंग आदमी, फिर सबसे कंट्रोलिंग, फिर सबसे डेंजरस। मैं हर हियरिंग में फ्रंट रो में बैठा, कभी डॉक्टर की नज़र से एविडेंस देखता, तो कभी बाप की आंख से अपनी बेटी की हिम्मत। मीरा गवाही देते वक्त एकदम स्टेडी थी। उसने मेडिकल और साइकोलॉजिकल टर्म्स को सिंपल शब्दों में ट्रांसलेट करके जज को समझाया। ये प्यार नहीं, कंडीशनिंग थी। ये केयर नहीं, कंट्रोल था। आखिर में कोर्ट ने उसे कई धाराओं में दोषी पाया। उम्र कैद की सजा हुई, बिना जल्दी रिहाई के ऑप्शन के। उसके चेहरे पर पहली बार सच में फियर दिखा। शायद पहली बार उसे लगा कि अब वो किसी और की जिंदगी स्क्रिप्ट नहीं कर पाएगा। कुछ महीनों बाद की बात है। मैं और मीरा दिल्ली के एक शांत से कैफे में बैठे थे, जहां बाहर पेड़ थे और अंदर हल्की सी पुरानी गानों की म्यूजिक। मीरा के सामने लैपटॉप खुला था, जिस पर लिखा था सान रक्षान फाउंडेशन, मनोवैज्ञानिक शोषण से उबरते लोगों के लिए। पापा, हमने इस महीने 4 नई महिलाओं की थेरेपी शुरू की है, उसने मुस्कुरा कर कहा। किसी को फैमिली ने बचाया, किसी को खुद पुलिस ने, किसी ने खुद हिम्मत करके कॉल किया। पर सबकी आंखों में मैंने वही डर देखा जो कभी मेरी में था। फर्क बस इतना है कि अब मेरे पास उन्हें दिखाने के लिए एक वजह है कि निकलना संभव है। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। तू आज भी दूसरों का दर्द हील कर रही है, बस अब किताबों से नहीं, अपने जख्मों से। मैंने कहा, मुझे तुझ पर पहले भी गर्व था, आज और ज्यादा है। वो हंस पड़ी। और आप अभी भी वही पुराने वाले कंट्रोल फ्रीक हो या थोड़ा इंप्रूव हो गए? मैंने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, मैंने भी थेरेपी ली है मैडम। सीखा है कि बच्चों के लिए सब कुछ कर देना और बच्चों से सब छीन लेना दोनों एक्सट्रीम गलत हैं। अब मैं बस ये कोशिश करता हूं कि तू जहां भी रहे, जिसको भी चुने, वहां तक मेरी दुआ पहुंचे, मेरी उंगली नहीं। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, पापा, आपको पता है फर्क क्या होता है कंट्रोल और प्यार में? मैंने मुस्कुराकर कहा, बता मेरी साइकोलॉजिस्ट। प्यार आपको छोटा नहीं करता, प्यार आपकी दुनिया को बड़ा करता है। उसने धीरे से कहा, प्यार आपको किसी एक इंसान के इर्द गिर्द कैद नहीं करता, आपको और लोगों से और सपनों से जोड़ता है। जो रिश्ता आपको दुनिया से काट दे, वो कभी प्यार हो ही नहीं सकता। और ये बात आपने मुझे हमेशा सिखाई थी, बस मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। मेरी आंखें फिर भर आईं। और तू कभी वापस भूल मत जाना। मैंने कहा, ना खुद के लिए,
ना उन औरतों के लिए जिन्हें तू अब संभाल रही है। वापस घर जाते वक्त मैंने बालकनी से शहर की लाइटें देखीं। हर खिड़की के पीछे कोई ना कोई कहानी चल रही होगी, कहीं हंसी, कहीं डर, कहीं मैनिपुलेशन, कहीं सच्चा प्यार। तब मैंने सोचा, कितने घरों में आज भी कोई मीरा बैठी होगी जो सोच रही होगी कि उसका दर्द उसकी गलती है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और आपको कहीं भी लगा कि इसमें कुछ आपके घर जैसा है, आपके किसी दोस्त जैसा है, या किसी ऐसी औरत जैसा है जो अचानक फैमिली से दूर हो गई, तो प्लीज इस बात को हल्के में मत लीजिए। ज्यादा कंट्रोल, सब रिश्तों से कटवा देना, हर बात पर गिल्ट देना, बार बार तेरे बिना मैं मर जाऊंगा, या तेरे पापा मम्मी तेरे दुश्मन हैं जैसे डायलॉग्स, ये प्यार नहीं, खतरे की घंटी हैं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी रियल लगी हो तो कमेंट में लिखिए, क्या आपने भी कभी ऐसे कंट्रोलिंग इंसान को अपने आसपास देखा है? आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं? कौन सा शहर, कौन सा देश? और अगर आपके मन में किसी की तस्वीर आई हो तो ये कहानी उसके साथ शेयर कीजिए। हो सकता है एक लिंक किसी की आंखें खोल दे। और हां, अगर आप ऐसी और सच्चाई दिखाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं जहां कभी बेटी, कभी मां, कभी बहन अपने डर से लड़ना सीखती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी की आवाज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि प्यार और कंट्रोल के बीच का फर्क जितने ज्यादा लोग समझेंगे, उतनी ही कम मीराएं किसी मनाव जैसी परछाई में खोएंगी।